एक तरफ लाखों लोगों के होठों पर नाम था महात्मा गांधी, चरखा, प्रार्थना, अहिंसा, और उसी देश की भीड़ के बीच एक आदमी अपने कोट की जेब में छुपाई हुई पिस्तौल पर उंगलियां कसकर पकड़े हुए सोच रहा था, अगर ये आदमी जिंदा रहा तो मेरा देश मर जाएगा। यही था नाथूराम, विनायक घोडसे, वही शख्स जिसने 3 गोलियों से उस बापू को गिरा दिया जिसे दुनिया ने राष्ट्रपिता कहा। लेकिन किसी भी फांसी से पहले एक लंबा रास्ता होता है, बचपन, अपमान, भरोसे और धीरे धीरे झर की तरह बढ़ती नफरत का रास्ता। ये कहानी है उसी रास्ते की, और इस रास्ते में घड़ी हर वक्त टिक टिक कर रही है। देश बदलेगा, सत्ता बदलेगी, और नाथूराम के पास खुद को साबित करने के लिए इतिहास में अपना नाम किस ई भी तरह दर्ज कराने के लिए बहुत कम वक्त है। शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से, महाराष्ट्र का बारामती इलाका। 1910 घर में पहले ही कई बच्चों की मौत हो चुकी थी। हर बार एक नवजात, हर बार उम्मीद, और हर बार चिता की आग। जब ये बच्चा पैदा हुआ, परिवार डर से कांप रहा था। ये भी चला गया तो इंदा समय किसी ने ज्योतिषी बुलाया, किसी ने देवी की मन्नत मानी। जवाब मिला, इसे लड़की की तरह पालो वरना इसकी भी उम्र लंबी नहीं होगी। यहीं से शुरू होता है पहला ट्विस्ट। जिस बच्चे का नाम रखा गया रामचंद्र, उसे चूड़ियां पहनाई गईं, नाक छिदवाई गई और नथ पहनाई गई। मोहल्ले में लोग उसे देखते तो कहते, ये तो लड़की है, और इसी नथ से उसका नाम पड़ गया नाथूराम। सोचिए, वो लड़का जो बड़े होकर देश की राजनीति की सबसे काली घटना का नायक बनने वाला था, अपने बचपन के साल सिर्फ एक भ्रम में जीता रहा कि वो किसी और जैसा नहीं है, वो सामान्य नहीं है। गली के बच्चों की नजरें, उनके ताने, उनकी हंसी, सब कुछ उसे चुभता था। कभी कोई कह देता, अरे नथ वाली बहन, कभी कोई उसके कपड़े खींचकर भाग जाता। वो कुछ नहीं कहता, मगर उसके अंदर कहीं गहरा गुस्सा चुपचाप जमा होता जाता। ये गुस्सा किसी खास इंसान के खिलाफ नहीं था, ये दुनिया के खिलाफ था, उस मजाक, उस बेबसी के खिलाफ था जिससे वो हर दिन गुजरता था। और यह गुस्सा बिना शहीदी शाह पाए बस एक बात सीख रहा था, कमजोर होना सबसे बड़ा अपराध है। समय बीता, धीरे धीरे घर वालों का डर कम हुआ, नथ उतर गई, चूड़ियां चली गईं, लड़की वाले कपड़े गायब हो गए। नाथूराम अब लड़का बनकर गली में निकलता है, लेकिन जो साल उसे अलग बनाकर रख चुके थे, वो साल मिट नहीं सकते थे। जिस बच्चे को खुद अपनी पहचान पर शक हो, वो दुनिया को कैसे सहज नजर से देख सकता है? उसके भीतर सवाल सुलगते रहते, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों? किसी ने इन सवालों के जवाब देने की कोशिश नहीं की, और जब जवाब नहीं मिलते तो आदमी अक्सर खुद अपने जवाब गढ़ लेता है, और कभी कभी वही जवाब सबसे खतरनाक होते हैं। स्कूल में नाथूराम तेज था, दिमाग तल्लीन रहता, पर मन हमेशा चिड़चिड़ा। टीचर से बहस करने में उसे मजा आता था। जब और बच्चे किताबों में व्यस्त होते, नाथूराम खबरों, अखबारों और चौपालों पर चलने वाली बातों में खोया रहता। ब्रिटिश राज, टैक्स एंड दंगे, विदेशी कपड़ा, स्वदेशी, ये शब्द उसके लिए बस शब्द नहीं थे। उसे लगता, अगर दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण है तो किसी को तो इसे जबरन बदलना होगा। यहीं से उसका मन पढ़ाई से हटकर कार्रवाई की भाषा समझने लगता है। एक दिन स्कूल में टीचर ने गांधी के बारे में बताया, एक आदमी है, सूती कपड़ा पहनता है, अंग्रेजों से डरता नहीं, फिर भी हिंसा का रास्ता नहीं चुनता। वह अपना विरोध सिर्फ सत्य और अहिंसा से करता है। क्लास चुप हो गई। कुछ बच्चों की आंखों में चमक थी, लेकिन नाथूराम के मन में उलझन थी। ये कैसा आदमी है? लड़ाई बिना हिंसा के? ये तो कमजोरी हुई ना? फिर भी भीतर कहीं हल्की सी जिज्ञासा भी जागी। वो अक्सर बाद में खुद से पूछता, क्या सच्चाई वाकई इतनी ताकतवर हो सकती है कि किसी को मारे बिना वो साम्राज्य हिला दे? ये पहली बार था जब गांधी का नाम उसकी दुनिया में प्रवेश करता है, एक हल्के से सवाल की तरह, अभी दुश्मन की तरह नहीं। इन्हीं सालों में एक और नाम उसके मन पर गहरा असर डालता है, विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर, जेल, विद्रोह, हथियार, बम, हिंदू राष्ट्र। नाथूराम के
लिए ये सब जैसे आग पर घी था। जिन किताबों में वीरता, बदला और शौर्य की कहानियां थीं, उनसे उसे एक भाषा मिलती: अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो चुप मत बैठो। दुनिया सम्मान उसी को देती है जो चुनौती स्वीकार करे, जो जवाब दे, झुकने के बजाय टकरा जाए। गांधी की शांत छवि और सावरकर की उग्र क्रांतिकारी छवि, ये दोनों तस्वीरें बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से नाथूराम के अंदर जगह बना रही थीं। घर की आर्थिक स्थिति साधारण थी। स्कूल छोड़कर काम पर लगना पड़ा। इस मोड़ पर उसके सामने पहली सच्ची समय सीमा खड़ी हुई। कितने साल तक मैं सिर्फ पेट भरने के लिए जीऊंगा, और कब से मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा नाम लिया जाए। रात को चारपाई पर लेटकर वह खुद से वादा करता, 30 साल की उम्र से पहले मुझे साबित करना है कि मैं किसी से कम नहीं। ये उसकी अपनी बनाई हुई डेडलाइन थी। एक अजीब सी दौड़ शुरू हो चुकी थी, दूसरों से नहीं, समय से। वह खुद अपने ऊपर दबाव डाल रहा था, जैसे हर बीतता साल उसके नाम से एक अक्षर छीनता जा रहा हो। इसी बीच देश की राजनीति उबल रही थी। कहीं असहयोग आंदोलन, कहीं सत्याग्रह, कहीं जेल भरने की कस्में। गली गली चर्चाएं होतीं। गांधी जी ने फिर उपवास शुरू कर दिया। कांग्रेस ने नया प्रस्ताव पारित किया। अंग्रेज डरने लगे हैं। नाथूरा, मैं ऐसे हर प्रसंग को गौर से सुनता, लेकिन उसके भीतर की आवाज अक्सर कहती, ये सब नाटक है। असली लड़ाई तो तब होगी जब कोई गोली चलाने की हिम्मत करेगा। फिर भी एक अजीब बात, जब गांव में किसी ने गांधी की तस्वीर दीवार पर टांगी, उसने उसे फाड़ा नहीं। वह उसे देखता रहा, जैसे ये दो विचार उसके भीतर आपस में भिड़ रहे हों। एक कहता, ये आदमी देश बेच देगा। दूसरा कहता, लेकिन पूरी दुनिया इसको महात्मा कहती है, क्या सब गलत हो सकते हैं? धीरे धीरे वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा जैसी संगठनों के संपर्क में आने लगा। शाखाओं में अनुशासन, पंक्तिबद्ध कदम, एकजुट नारे, यह सब उसके मन को सुकून देता। यहाँ कोई उसे अलग नहीं कहता था। यहाँ सब एक ही तरह की वर्दी में, एक ही धुन में चलते थे। उसे पहली बार लगा, ये है मेरा समूह, मेरी कौम, मेरा परिवार। इसी परिवार में उसे एक नया नजरिया भी मिला। हमले हमेशा हिंदुओं पर ही क्यों होते हैं? बहुमत होकर भी हम डरते क्यों हैं? इन सवालों के जवाब बहुत सरल, बहुत सीधे साधे शब्दों में दिए जाते, और वही सादगी किसी भी जटिल सच से ज्यादा आकर्षक लगती है। यहीं इस नए वैचारिक घर में एक और प्रतिद्वंद्वी की तस्वीर और साफ होने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, अलग पाकिस्तान की मांग। अब दृश्य बदल गया था। एक तरफ गांधी, जो जिन्ना से बातचीत, समझौते, साझा राष्ट्र की बात करते थे। दूसरी तरफ नाथूराम जैसे लोग, जो यह सोचने लगे थे कि यह मुलायम रास्ता सीधे विनाश की तरफ ले जाएगा। उनकी नज़र में गांधी अब सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वे धीरे धीरे खतरा बन रहे थे। ऐसा खतरा जिसके पास जनता का दिल भी था और सत्ता पर नैतिक दबाव भी। लेकिन अभी इस संघर्ष का रंग पूरी तरह रक्तिम नहीं हुआ था। युवावस्था के शुरुआती सालों में नाथूराम ने खुद भी कांग्रेस से प्रभावित लोगों से बातचीत की। कुछ बैठकों में वह चुपचाप पीछे बैठ जाता, गांधी के भाषणों की पंक्तियां सुनता। एक बार किसी ने उससे पूछा, तुम्हें गांधी जी कैसे लगते हैं? उसने थोड़ा सोचा, फिर कहा, उनमें ताकत है, लेकिन रास्ता मुझे कमजोर लगता है। ये वाक्य मामूली लग सकता है, लेकिन यह उसके भीतर के द्वंद्व का सटीक चित्र था। एक तरह की अनिच्छुक स्वीकृति और साथ में गहरा अविश्वास। उसी दौरान देश में एक और काउंटडाउन शुरू हो चुका था। इंग्लैंड में बदलती सरकारें, विश्व युद्ध, आर्थिक संकट और कब मिल जाएगी आज़ादी का बढ़ता शोर। नाथूराम के लिए इसका मतलब था, निर्णय लेने का समय करीब आ रहा है। अगर देश बंट गया, अगर कोई समझौता हो गया, तो इतिहास तय हो जाएगा। वह महसूस करने लगा कि उसके पास सिर्फ चंद साल हैं, जब वह यह तय कर सकता है कि वह किस तरफ खड़ा होगा, गांधी के धैर्य के साथ या सावरकर के उग्रपन के साथ। उसके दिमाग में हर नई घटना एक टिक टिक करती घड़ी की आवाज को और तेज कर देती, जैसे कोई अदृश्य घड़ी कह रही हो, जल्दी करो, वक़्त निकल रहा है। युवावस्था के मध्य तक आते आते नाथूराम छोटी मोटी पत्रकारिता, लेखन और स्थानीय राजनीति में
सक्रिय हो चुका था। वह भाषण देता, लेख लिखता, हिंदू समाज के जागरण की बातें करता। सुनने वालों की भीड़ बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन जो आते वे उसकी आंखों में जलती हुई आग देखकर लौटते। कोई कहता, ये लड़का सच्चा देशभक्त है। कोई कहता, ये जरूरत से ज्यादा गुस्से वाला है। पर हर हाल में लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते, और यही कामयाबी उसे और आगे और तेज और कठोर दिशा में धकेलने लगती। लेकिन जिंदगी कभी सीधी रेखा पर नहीं चलती। एक समय ऐसा भी आया जब नाथूराम ने गांधी के लिए थोड़ी नरमी महसूस की। क्विट इंडिया आंदोलन की खबरें, जेलों में भरे सत्याग्रही, लाठियों से पिटते बूढ़े किसान, ये सब उसके सामने भी आ रहे थे। एक मौके पर उसने खुद कहा, अंग्रेजों को चुनौती दे ने की हिम्मत तो उनमें है। ये एक छोटा सा वाक्य था, पर इसमें छुपा था एक ट्विस्ट। वह आदमी जो आगे चलकर गांधी की हत्या करने वाला था, अपनी युवावस्था में एक क्षण के लिए उनकी हिम्मत को स्वीकार कर रहा था। मगर यह स्वीकार्यता स्थायी नहीं थी। यह तो जैसे किसी तूफान के बीच एक पल की शांत हवा थी। उसके जीवन का असली मोड़ तब आया जब सांप्रदायिक दंगे और बंटवारे की राजनीति तेज होने लगी। समाचार पत्रों में छपती तस्वीरें, जले हुए घर, लाशों की कतारें, भागती हुई भीड़, रोते हुए बच्चे, ये सब उसके लिए सिर्फ खबरें नहीं थीं, ये उसके भीतर गुस्से के लिए ईंधन थे। अब उसका मन बेचैन होकर पूछता, इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? एक तरफ वह मुसलमानों को दोष देता, दूसरी तरफ उसे लगता कि गांधी की नीतियां इस आग को बुझाने के बजाय और भड़का रही हैं। वह बार बार हराता, अगर राष्ट्रपिता सबको एक साथ बांधने में नाकाम रहे तो उन्हें महात्मा कहने का क्या मतलब? इसी समय उसके सामने एक साफ दुश्मनी की रेखा खिंच गई। उसके लिए गांधी अब सिर्फ एक वैचारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं रहे, बल्कि व्यक्तिगत चुनौती बन गए। वो महसूस करने लगा, जब तक गांधी हैं, मेरा पक्ष कभी निर्णायक नहीं हो पाएगा। उसका पूरा राजनीतिक जीवन, उसके लेख, उसके भाषण, सब धीरे धीरे एक ही केंद्र की ओर घूमने लगे। गांधी का रास्ता गलत है और इसे हर कीमत पर रोकना ही होगा। ये हर कीमत पर शब्द उसके भीतर बैठ गए। इन 3 शब्दों ने उसके सारे तर्क, सारे नैतिक संकोच, सब कुछ धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। और साथ ही एक और प्रतिस्पर्धा तेज हो रही थी, सिर्फ गांधी से नहीं, बल्कि अपने ही दौर के अन्य नेताओं, अन्य कार्यकर्ताओं से। उसे लगता, इतने लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लड़ रहे हैं, कौन याद रखा जाएगा? कौन इतिहास में छपेगा? हर सभा, हर लेख, हर बहस उसके लिए एक अदृश्य प्रतियोगिता थी। कौन ज्यादा कठोर, कौन ज्यादा निर्भीक, कौन ज्यादा अटल? दर अपने भीतर कसम खाता, मैं पीछे नहीं रहूंगा। अगर कोई निर्णायक कदम उठाना होगा तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा। यहीं से राजनीति उसके लिए सेवा नहीं, एक घातक दौड़ बन गई। दौड़ जिसमें जीतने वाला केवल वही होगा जो सबसे ज्यादा दूर तक जाने से नहीं डरेगा। इस दौड़ में समय उसके खिलाफ था। देश आजादी के कगार पर था। अंग्रेज किसी भी दिन यह घोषणा कर सकते थे कि वे सत्ता हस्तांतरित कर रहे हैं, बंटवारा तय हो रहा है, नई सरकार बनेगी। नाथूराम जानता था, जब सब कुछ तय हो जाएगा तो फिर मेरे पास कोई बहाना नहीं बचेगा कुछ बड़ा करने का। वह महज ऊस करता, जैसे घड़ी की हर टिक उसके सीने पर चोट कर रही हो। आज नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो फिर कभी इतिहास में जगह नहीं मिलेगी। समय, जो कभी हर इंसान के लिए बस चलता हुआ पल होता है, नाथूराम के लिए धीरे धीरे एक आदेश बन गया। फैसला करो अभी। और इसी दबाव, इसी दरूनी घड़ी की टिक टिक के बीच नाथूराम गोडसे का मन एक ऐसे रास्ते की तरफ मुड़ने लगा जहां से लौटना लगभग नामुमकिन होता है। वह अब सिर्फ विचारों से लड़ने वाला कार्यकर्ता नहीं रहना चाहता था। उसे प्रतीकात्मक नहीं, निर्णायक काम चाहिए था। उसके लिए सामने एक ही बड़ा जिक्र प्रतिद्वंद्वी खड़ा दिखता था, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनके बारे में वह मान चुका था कि अगर उन्हें रोका नहीं गया तो राष्ट्र उसकी कल्पना के मुताबिक कभी नहीं बन पाएगा। और जैसे जैसे देश की राजनीति अपने चरम की ओर बढ़ रही थी, नाथूराम के भीतर भी एक चरम तैयार हो रहा था। एक ऐसा निर्णय जो न सिर्फ उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा, बल्कि पूरे देश के इतिहास पर स्थायी दाग छोड़ देगा। यहीं पर उसकी कहानी के
आगे का रास्ता और भी अंधेरा और भी जटिल होने वाला है। उसी वक्त जब रेडियो पर आजादी और स्वतंत्रता के गीत बजने लगे थे, नाथूराम के भीतर एक बिल्कुल उल्टा संगीत बज रहा था। एक ऐसा सुर जो कह रहा था, अगर अभी नहीं रुका तो ये सपना देश को तोड़ देगा। जहां लाखों लोग 15 अगस्त के रास्ते पर बढ़ रहे थे, वह उसी रास्ते पर खड़ा होकर उल्टी दिशा में दौड़ने की तैयारी कर रहा था और उसकी घड़ी पहले से कहीं ज्यादा तेज टिक टिक कर रही थी। अब वह शर्मीला, उलझन भरा लड़का नहीं रहा था जिसे गली में नथ वाली बहन कहकर चिढ़ाया जाता था। अब वह एक तयशुदा विचारों वाला, तेज जुबान वाला कार्यकर्ता था जिसकी आंखों में नींद कम, योजनाएं ज्यादा थीं। पुणे, मुंबई और आसपास के शहर उसके लिए सिर्फ जगह नहीं रह गई थीं, वे जैसे अलग अलग मंच थे जहां वह अपने गुस्से, अपने तर्क, अपने भाषणों को आजमा रहा था। उसे भाषण देना आता था, शब्दों को ऐसे बांधना कि सुनने वाले की छाती गर्म हो जाए, आंखें लाल हो जाएं। और यही सबसे खतरनाक बात थी, उसके भीतर जमा हुआ निजी अपमान अब सार्वजनिक भाषणों की आग बनकर बाहर आने लगा था। पत्रकारिता के नाम पर शुरू हुआ छोटा सा अखबार धीरे धीरे उसकी असली आवाज बन गया। वह शब्द चुनता नहीं था, फेंकता था, जैसे हर वाक्य एक पत्थर हो और उसका निशाना हमेशा दो तरफ हो। एक तरफ मुस्लिम आनों के लिए अविश्वास और गुस्सा, और दूसरी तरफ गांधी के प्रति तंज, कटाक्ष, आरोप। कागज पर छपी स्याही उसके लिए गोलियों की तरह थी। वह मान चुका था कि शब्द भी हथियार हैं, लेकिन कहीं भीतर उसे यह भी महसूस होता था कि सिर्फ शब्द काफी नहीं होंगे। वह निर्णायक काम की बात करता तो उसकी आवाज खुद थोड़ा और भारी हो जाती, जैसे वह खुद अपने ही बोलों की परीक्षा ले रहा हो। इसी दौर में उसकी मुलाकात कुछ ऐसे साथियों से हुई जिन्होंने उसकी दिशा को और तेज और कठोर बना दिया। नारायण आप्टे, यह नाम उसकी कहानी में अचानक आया, पर फिर कभी पीछे न ईंग गया। आप्टे में वह कुछ चीजें देखता था जिनकी उसे तलाश थी, संगठित दिमाग, जोखिम उठाने की आदत, और सबसे बढ़कर यह विश्वास कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। दोनों की बातचीत देर रात तक चलती, कागज पर नक्शे बनते, अखबारों की खबरें सामने फैलतीं, और उन खबरों के बीच बार बार दो नाम उभर आते, जिन्ना और गांधी। जिन्ना उसके लिए बाहरी दुश्मन थे, अलग पाकिस्तान, अलग राष्ट्र, लेकिन गांधी उसके लिए अंदर का प्रतिद्वंद्वी थे। एक ही जमीन, एक ही जनता, पर दो बिल्कुल अलग रास्ते। और यही प्रतिस्पर्धा अब सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रह गई थी। नाथूराम को लगने लगा कि यह महज राजनीतिक असहमति नहीं है, बल्कि एक दौड़ है। कौन राष्ट्र की आत्मा पर ज्यादा प्रभाव डालेगा, कौन लोगों के मन में अंतिम शब्द बोल देगा, कौन इतिहास की किताब में निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज होगा। जब भी वह गांधी की सभाओं की भीड़ की तस्वीरें देखता, सफेद धोती में एक बूढ़ा आदमी और उसके पीछे हजारों सिरों का सागर, उसे ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। वह खुद से कहता, अगर यह आदमी कुछ ऐसा तय कर दे जो मुझे गलत लगता है, तो मेरी पूरी मेहनत, मेरी पूरी सोच, सब कुछ मटियामेट हो जाएगा। इधर देश युद्ध, भुखमरी और दंगों के बीच से गुजर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध, सैनिकों की वापसी, राशन की लाइनें और थके हुए चेहरों पर कब जाएगी ये गोरी हुकूमत, इनका सवाल। इन्हीं दिनों में अंग्रेजों के जाने की तारीखों की फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। 2 साल में, 1 साल में, बहुत जल्दी। नाथूराम के लिए ये फुसफुसाहटें चेतावनी थीं। हर नई खबर उसके भीतर वही पुराना डर जगा देती, जब फैसला हो जाएगा तब तक अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरी भूमिका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वह अपने आप को एक कड़े अल्टीमेटम पर बांध चुका था। आज़ादी की तारीख तय होने से पहले या उसके तुरंत बाद मुझे अपना पक्ष साफ करना होगा, सिर्फ शब्दों से नहीं, एक ऐसे काम से जिसे कोई भुला न सके। इसी बीच एक और नाटकीय मोड़ आया। कई हिंदू राष्ट्रवादी, जिनमें नाथूराम भी शामिल था, कभी कभी अंग्रेजों से सीधे टकराने के बजाय अंदरूनी ताकत बढ़ाने की बात करते। पर फिर भारत छोड़ो आंदोलन ने तस्वीर बदल दी। गांधी ने खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया, करो या मरो। हजारों
लोग गिरफ्तारी देने लगे, जेलें भरने लगीं, किसानों और मजदूरों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। नाथूराम इस सब को देखता तो उसके भीतर एक अजीब द्वंद्व उठता। वह सोचता, ये आदमी अंग्रेजों को खुली चुनौती दे रहा है, इसमें हिम्मत तो है। लेकिन तुरंत उसके भीतर दूसरी आवाज उठती, पर यह हिम्मत अगर मुसलमानों को खुश करने के लिए इस्तेमाल होगी तो इसका क्या फायदा। द्वंद्व उसे तोड़ने के बजाय उसके भीतर एक और गहरी प्रतिद्वंद्विता पैदा करता। अब वह सिर्फ देशभक्त बनना नहीं चाहता था, वह उस देशभक्ति से अलग दिखना चाहता था जिसे गांधी ने परिभाषित किया था। दंगे बढ़ रहे थे, कहीं मस्जिद जली, कहीं मंदिर टूटा, कहीं ट्रेन के डिब्बों से लाशें उतर रहीं जिन्हें पहचानने वाला कोई नहीं। खबरें आतीं, लाहौर में इतने मरे, नोआखाली में इतने उजड़ गए, बंगाल में आंकड़ा हाथ से निकल रहा है। इन खबरों की हर पंक्ति नाथूराम के लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं थी, वह उसे निजी चोट की तरह महसूस करता। उसे लगता ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी मुसलमानों को बहुत ज्यादा मोहलत दे रहे हैं, बहुत ज्यादा जगह दे रहे हैं। वे हर समझौते में हिंदू समाज से एक और कदम पीछे हटवा देते हैं। वह हर दंगे, हर लाश, हर जले हुए घर के पीछे गांधी की छाया देखने लगा। शायद यह न्याय संगत नहीं था, शायद यह तर्क संगत भी नहीं था, लेकिन उसके भीतर पनप रही कहानी में यही सच बन चुका था। इसी समय वह एक और प्रतिस्पर्धा महसूस करने लग अपने ही खेमे के भीतर। कई कार्यकर्ता भाषण दे रहे थे, लेख लिख रहे थे, संगठन खड़ा कर रहे थे। कहीं कोई और ज्यादा तेज बोलने लगा, कहीं किसी और की कलम ज्यादा पढ़ी जाने लगी। नाथूराम को लगा, अगर मैं बस बोलता रह गया और किसी और ने वो काम कर दिया जिसे मैं जरूरी समझता हूं, तो इतिहास में जगह उसका नाम लेगी, मेरा नहीं। यह भावना धीरे धीरे उसे भीतर से जला रही थी। अब बात सिर्फ विचारों की नहीं रह गई थी, यह एक खतरनाक व्यक्तिगत प्रतियोगिता बन चुकी थी। वह अपने दोस्त, अपने सहकर्मी, अपने संगठन के दूसरे लोगों को भी अनजाने में प्रतिद्वंद्वी की नज़र से देखने लगा। कौन पहले हिम्मत करेगा, कौन आखिरी रेखा पार करेगा। उधर राजनीतिक समझौते तेज हो रहे थे। कैबिनेट मिशन, वार्ताएं, प्रतिनिधिमंडल, लंदन की मीटिंगें, ये सब अखबारों के पहले पन्नों पर छपन लगा। संयुक्त भारत और अलग पाकिस्तान के बीच रस्साकशी चल रही थी। नाथूराम हर खबर को इस नज़र से पढ़ता कि गांधी किस तरफ झुक रहे हैं। जब भी उसे लगता कि गांधी मजहबी आधार पर बंटवारे को रोकने के लिए और रियायतें दे रहे हैं, उसका गुस्सा और उबल पड़ता। वह कहता, ये आदमी देश को बांटने से नहीं रोक पाएगा, उल्टा इस तरह के सौदे करके हिंदुओं को हमेशा के लिए अपराध बोध में जीने पर मजबूर कर देगा। और जब यह तय होने लगा कि बंटवारा शायद अब टाला नहीं जा सकेगा, उसके भीतर एक डरावना निष्कर्ष पक्का हो गया। अगर गांधी जैसे नेता इस इतिहास का हिस्सा बने रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी यही कहानी सुनाई जाएगी कि हमने अपनी तकलीफ, अपना खून सब सद्भाव के नाम पर कुर्बान कर दिया। फिर वह दिन आया जिसका जिक्र होते ही करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 15 अगस्त 1947। देश में जश्न था, सड़कों पर नाच, झंडे, रोशनी, आजादी के नारे। लेकिन उसी समय कई शहरों और कस्बों में खून बह रहा था। जलती हुई बस्तियां रात की रोशनी का एक और भयावह रूप बन गई थीं। नाथूराम ने जब ये दो तस्वीरें एक साथ देखीं, एक तरफ प्रधानमंत्री के भाषण, दूसरी तरफ रेलगाड़ियों से उतरती हुई जलीकट लाशें, तो उसके अंदर एक कड़वी हंसी उठी। उसने सोचा, ये कैसी आजादी है? एनएस आज़ादी के कागज पर किसके दामन के निशान लगेंगे? उसके जवाब में बार बार वही नाम उभरता, गांधी। वह मान चुका था कि गांधी ने मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए ज्यादा दे दिया और बदले में हिंदुओं को केवल शरणार्थी और लाशों की गिनती मिली। ऐसे समय में भी गांधी ने जो रास्ता चुना वह नाथूराम के लिए लगभग असहनीय था। वह उपवास पर बैठते, हिंसा रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते, दोनों समुदायों से शांति की अपील करते। कई बार उनके उपवास के आगे दंगाई हथियार डाल देते, नेता झुक जाते और अखबारों की सुर्खियों में लिखा आता, एक बूढ़े आदमी की आत्मशक्ति ने शहर को बचा लिया। ये
खबरें पढ़कर नाथूराम के भीतर आग और तेज भड़कती। उसे लगता, हर बार जब ये आदमी उपवास करता है, हिंदू नेताओं को झुकना पड़ता है, हर बार ये मुसलमानों को नैतिक जीत दे देता है। अब गांधी की हर जीत उसके लिए उसकी अपनी हार की तरह थी, जैसे दो खिलाड़ी एक ही बोर्ड पर खेल रहे हों और हर चाल में एक की जीत दूसरे की पराजय बनती जा रही हो। यहीं से उसके भीतर एक और काउंटडाउन शुरू हुआ। आजादी मिल चुकी है। अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हालात स्थिर हो जाएंगे, लोग इस खून खराबे को भूल जाएंगे और गांधी फिर से महात्मा बनकर सबकी आंखों में चमकन लगेंगे। वह मान चुका था कि उसे अब बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा, बहुत कठोर निर्णय लेना होगा। उसकी स्वयं की तय की हुई डेडलाइन 30 साल से पहले कुछ कर दिखाना है, अब खतरनाक रूप ले चुकी थी। वह 30 के पार जा रहा था और उसे लग रहा था कि बड़ा काम अभी तक नहीं हुआ। हर बीतता महीना उसे बेचैन करता। इतिहास मुझे मौका दे रहा है या मैं खुद ही अपनी कायरता से इसे गंवा रहा हूं। इसी बेचैनी में एक दिन एक विचार ने धीरे धीरे, चुपचाप पर बहुत ठंडे अंदाज में उसके मन में जगह बनानी शुरू की। अगर गांधी ही समस्या की जड़ है, तो क्या होगा अगर यह जड़ ही काट दी जाए? ये सोच कोई आतिशबाजी की तरह अचानक नहीं फूटी। वह पहले एक हल्की सी रेखा की तरह उसके अवचेतन में आई, फिर हर घटना, हर खबर, हर तर्क उसका इस रेखा को गाढ़ा करता गया। वह बार बार खुद से बहस करता, क्या किसी एक आदमी को मार देने से इतिहास बदल सकता है? क्या यह नैतिक रूप से सही होगा? क्या यह धर्म के खिलाफ होगा या धर्म की रक्षा का मार्ग? उसके अंदर बहुत दिनों तक दो आवाजें लड़ती रहीं, एक उसे रोकती, दूसरी धक्का देती। पर धीरे धीरे रोकने वाली आवाज थकने लगी और धक्का देने वाली आवाज और हावी हो गई। फिर भी कहानी यहाँ एक सीधी रेखा में नहीं चलती। एक समय ऐसा आया जब कुछ लोगों ने नाथूराम को समझाने की कोशिश की। किसी ने कहा, गांधी से असहमति हो सकती है, पर वे ईमानदार हैं। किसी ने कहा, समय के साथ माहौल बदलेगा, इतने कठोर कदम की जरूरत नहीं। किसी ने जोखिमों का हिसाब लगाया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा आंदोलन बदनाम हो जाएगा, तमाम कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कस जाएगा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा शायद वह पीछे हट जाएगा, शायद वह सिर्फ लेखन और भाषणों तक ही सीमित रह जाएगा, शायद वह अंदर ही अंदर मान लेगा कि इतिहास बदलने का काम किसी और के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी जिद थी जो उसे यह मानने ही नहीं देती थी कि किसी और को कुछ बड़ा करने दिया जाए। इसी जिद के बीच एक और ट्विस्ट आया। कई जगहों पर गांधी पर पहले से ही हमले करने की कोशिशें हुईं, बम फेंके गए, असफल प्रयास किए गए। हर असफल प्रयास की खबर नाथूराम तक पहुंचती और हर बार वह महसूस करता इसी ने कोशिश की, पर काम अधूरा छोड़ दिया। उसके लिए ये असफलताएं चेतावनी भी थीं और चुनौती भी। वह सोचता, अगर मैंने भी कुछ किया और वह भी असफल रहा तो मैं उन्हीं की कतार में खड़ा हो जाऊंगा जिन पर लोग हंसते हैं, जिनके बारे में अखबार लिखते हैं, नाकाबिल, नाकाम। वह असफल हमलावर नहीं बनना चाहता था, वह अंतिम होना चाहता था, ऐसा व्यक्ति जिसके बाद बहस खत्म हो जाए और सिर्फ परिणाम बचा रहे। अब उसके सामने 3 घड़ियां एक साथ टिक टिक कर रही थीं। एक देश की, जो बंटवारे के बाद की नई राजनीति, नई सरकार, नए संविधान की ओर बढ़ रही थी। दूसरी गांधी की, जिनकी उम्र, सेहत और असर तीनों नए सवालों के बीच झूल रहे थे। और तीसरी उसकी अपनी, जो उसे हर दिन याद दिलाती थी, तुम्हारे पास वक्त कम है और तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी तुमसे कई गुना बड़ा है। अगर तुमने देर की तो या तो वह स्वाभाविक मौत मर जाएगा या इतिहास उसे और ऊंचा उठा देगा, और तब तुम जो भी करोगे लोग उसे सिर्फ एक बौखलाए हुए व्यक्ति की प्रतिक्रिया कहेंगे, कोई निर्णायक कदम नहीं। इन तीनों घड़ियों की आवाज मिलकर उसके भीतर एक शोर बन चुकी थी, इतना तेज कि अब किसी और तर्क, किसी और सलाह, किसी और चेतावनी की आवाज उसके कानों तक ठीक से पहुंच ही नहीं रही थी। वह अपनी राह चुन चुका था, भले ही वह राह कितनी ही अंधेरी क्यों न हो। दुनिया बाहर
आज़ादी, लोकतंत्र और शांति की नई भाषा सीख रही थी, और नाथूराम गोडसे अपने भीतर एक बिल्कुल उल्टी, घातक भाषा को आखिरी रूप देने में लगा था। एक ऐसी भाषा जिसमें संवाद नहीं, सिर्फ एक भारी ठंडी चुप्पी के बाद 3 गोलियों की गूंज बचनी थी, और इसी चुप्पी की तरफ बढ़ते हुए उसकी जिंदगी का अगला कदम अब उन पर्दों के पीछे उठने वाला था जहां से लौटना एक बार फिर लगभग नामुमकिन होता है। कभी कभी इतिहास एक ही आदमी को 2 बिल्कुल अलग चेहरों में बांट देता है। एक तरफ करोड़ों की नजरों में महात्मा, और दूसरी तरफ किसी एक आदमी की आंखों में वही शख्स सबसे बड़ा बाधा, सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। जो नाम स्कूल की किताबों में पूजा बनकर छपता है, वही किसी और के दिमाग में आखिरी निशाना बनकर उभरता है। नाथूराम गोडसे अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां गांधी उसके लिए किसी इंसान से ज्यादा एक तरह की परछाई बन गए थे। छत पर, दीवार पर, अखबार के हर पहले पन्ने पर, और सबसे ज्यादा उसके अपने दिमाग के भीतर। दिलचस्प बात यह थी कि बाहर से उसका चेहरा शांत दिखता था, साफ सुथरे कपड़े, नपी तुली चाल, बात करते वक्त नजरें झुकाकर सुनने की आदत, जैसे कोई साधारण कार्यकर्ता जिसे बस राजनीति में दिलचस्पी है। पर भीतर उसके दिमाग में योजनाएं इतनी तेजी से बदल रही थीं कि अगर कोई उन पर नजर डाल पाता तो शायद डर कर पीछे हट जाता। नारायण आप्टे के साथ उसकी बैठकों का रंग अब एकदम दूसरा हो गया था। पहले ये मुलाकातें विचारों, लेखों, भाषणों के मसौदों तक सीमित थीं। अब कागजों पर नए तरह के निशान बनने लगे। किस शहर में गांधी कब रहते हैं, किस रूट से उनकी प्रार्थना सभाएं होती हैं, कौन कौन लोग उनके ज्यादा करीब रहते हैं, कहाँ भीड़ ज्यादा घनी होती है और कहाँ थोड़ी ढीली। आप्टे और नाथूराम दोनों जानते थे कि वे जिस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं वहां से वापसी आसान नहीं होगी, पर उनके बीच भी एक अदृश्य प्रतियोगिता चल रही थी। कौन ज्यादा साहसी है, कौन ज्यादा दूर तक सोच सकता है, और सबसे जरूरी, अंतिम कदम कौन उठाएगा। कई रातों की बहसों में यह बात भी उठती कि अगर वक्त आया तो ट्रिगर कौन दबाएगा। बाहर से हंसकर बातें खत्म हो जातीं, लेकिन भीतर भीतर नाथूराम को चुभता रहता। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा जोखिम कोई और उठाए और इतिहास में नाम उसी का लिखा जाए? यहीं से उसका निजी अहम, उसका बचपन का अपमान, उसकी पूरी यात्रा एक अजीब सा मिश्रण बन गई। अब बात सिर्फ गांधी को रोकना नहीं रह गई थी, बात यह भी थी कि अगर यह काम होना है तो इसे मैं करूंगा, कोई और नहीं। फिर एक और घड़ी तीखी आवाज में बजने लगी, दिल्ली की। आजाद ई के बाद जब दिल्ली नए संविधान, नई सत्ता, नई राजधानी बनने की तैयारियों में डूबी थी, तभी यही शहर नाथूराम के लिए अंतिम मंच की तरह दिखने लगा। खबरें आतीं, गांधी अब यहाँ हैं, अब वहाँ। कभी वे नोआखाली में, कभी कलकत्ता में, कभी बिहार के दंगों के बीच, और हर जगह वे वही भूमिका निभा रहे थे जिसे नाथूराम अपने दिमाग में हिंदुओं को झुकाने वाला नाटक कह चुका था। लेकिन जैसे जैसे गांधी की उम्र बढ़ रहे थी, नाथूराम के भीतर एक नया डर भी पनप रहा था। कहीं ऐसा न हो कि यह आदमी स्वाभाविक मौत से ही चला जाए। फिर इतिहास कहेगा उसने अपने जीवन भर अहिंसा निभाई, अंत तक डटा रहा, और हम जैसे लोग बस किनारे पर खड़े होकर शिकायत करते रह गए। ये विचार उसे अंदर से बेचैन कर देता। उसे लगता, अगर मुझे कुछ करना है तो यह जीवित गांधी के खिलाफ होना चाहिए। तभी तो यह एक चुनौती, एक प्रतिरोध, एक घोषणा कहलाएगा। मृत आदमी से तो कोई मुकाबला नहीं होता, वो तो खुद ब खुद ही जीत जाता है। इसी बेचैनी के बीच उनकी योजनाएं ठोस रूप लेने लगीं। दिल्ली, पुणे, मुंबई, जगहों के नाम अब उसके भीतर किसी नक्शे की तरह घूमते, और गांधी की हर यात्रा की खबर इस नक्शे पर एक नई पिन बन जाती। वे लोग खबरों का इंतजार करते, जैसे कोई बाज अपने शिकार की हल्की सी हरकत पर नजर रखता है। पर कहानी सीधी राह से नहीं जाती। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि पहला मौका हाथ से निकल गया। पुणे में गांधी की एक सभा की चर्चा हुई। खुला मैदान, हजारों की भीड़, और बीच में छोटा सा मंच। नाथूराम ने उस सभा को खंगालते हुए खुद को वहां कल्पना में खड़ा भी किया। वह सोचता, भीड़ में खोकर, पास जाकर, लेकिन फिर कहीं
न कहीं सुरक्षा, दूरी और भीड़ की अनियंत्रित हलचल का खतरा सामने आ जाता। उसने खुद को समझाया, बिना पक्के इंतजाम के ये कदम उठाना ना दानी होगी। अगर कोशिश नाकाम रही तो अगला मौका शायद कभी नहीं आएगा। इसी द्वंद्व में एक और मोड़ आया। उन्हें पता चला कि गांधी दिल्ली में लंबा ठहरने वाले हैं और यहीं से दिल्ली योजना की असली शुरुआत हुई। इस योजना में सिर्फ नाथूराम और आप्टे नहीं थे, कुछ और लोग भी थे जिनके नाम अक्सर इतिहास की किताबों में पीछे के पन्नों पर दबे रह जाते हैं। मदन लाल पाहवा, दिगंबर बड़गे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडस। हर एक की अपनी भूमिका थी, अपनी चिंता, अपना डर। यहीं पर नाथूराम के सामने एक और प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई। अब वह अकेला उम्मीदवार नहीं था। कई लोग अलग अलग तरीके सुझा रहे थे। कोई कहता बम लगाना चाहिए, कोई कहता भीड़ में गोली चलाना आसान नहीं होगा, भगदड़ में सब गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी लगता कि योजना उसके हाथ से निकलकर किसी और की मुट्ठी में चली जा रही है। मदन लाल पाहवा जैसे जुनूनी लोग आगे आते, लगता कि वे बिना ज्यादा सोचे समझे बस तुरंत कुछ कर गुजरना चाहते हैं। 20 जनवरी 1948 दिल्ली की बर्फीली हवा में उस दिन जो हुआ, वह नाथूराम के लिए एक बड़ा झटका भी था और एक बड़ा ट्विस्ट भी। योजना थी, गांधी की प्रार्थना सभा के पास लगे मंच के पीछे बम फेंका जाएगा, जिससे भगदड़ होगी, सुरक्षा व्यवस्था में खामियां सामने आएंगी और भविष्य में एक साफ मौका तलाशना आसान हो जाएगा। मदन लाल ने बम फेंका, विस्फोट हुआ, पर पल भर बाद ही साफ हो गया कि यह हमला अपने मकसद में असफल रहा है। गांधी बच गए, लोग घबराए, कुछ भागे, लेकिन घटना उतनी बड़ी नहीं बनी जितनी योजना थी। नाथूराम उस समय सीधे वक्त पर वहां मौजूद नहीं था, पर जैसे ही उसे खबर मिली, उसके भीतर कुछ दरक उठा। एक तरफ उसे लगा, देखो, बिना पक्की तैयारी के जल्दबाजी का नतीजा यही होता है। दूसरी तरफ यह भी डर था, अब पुलिस होशियार हो जाएगी, रक्षा बढ़ जाएगी। अगर अब हमने कुछ भी किया तो शक सीधा हमारी तरफ जाएगा। लेकिन सबसे गहरी चोट कहीं और लगी। इस असफल हमले ने यह साबित कर दिया कि कोशिश कोई बड़ी बात नहीं, सफलता ही सब कुछ है। मदन लाल गिरफ्तार हो गया, पूछताछ शुरू हुई और नाथूराम के दिमाग में बार एक ही बात गूंजती रही, मैं उस कतार में नहीं खड़ा हो सकता जहां इतिहास उन्हें नाकाम आतंकी के नाम से याद करे। इसी तनाव के बीच उनके बीच अंदरूनी अविश्वास भी सिर उठाने लगा। किसी को शक था कि कब कौन पुलिस की पकड़ में आ जाए, किसी को डर था कि अगर कोई टूट गया तो सबके नाम बाहर आ जाएंगे। पर नाथूराम के लिए सबसे अहम सवाल वही था, अब भी क्या मौका है या सब खत्म? दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए वह अब हर मोड़ को तौलता। यहाँ से प्रार्थना स्थल कितनी दूरी पर है? इस गली से भागने का रास्ता कैसा है? भीड़ कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम? वह अपने भीतर एक नक्शा बनाता, मिटाता, फिर बनाता। जनवरी का आखिरी हफ्ता आने लगा। दिल्ली की सर्दी थोड़ी ढीली पड़ने लगी, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी कांटों की तरह तेज होती जा रही थी। उसे पता था गांधी की सेहत बहुत अच्छी नहीं है। हर दिन अखबार उनकी कमजोरी, उनके उपवास, उनके गिरते वजन की खबरें छाप रहे थे। उसी समय एक और राजनीतिक मुद्दा गर्म था, पाकिस्तान को उसके हिस्सा के पैसे देने का सवाल और गांधी का इस पर अडिग रहना। जो वादा हुआ है वह पूरा होना चाहिए। नाथूराम के लिए यह किसी आखिरी चेतावनी जैसा था। उसे लगा, अब यह आदमी न सिर्फ बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, अब यह पाकिस्तान को आर्थिक सहारा देने के लिए भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आज इसे नहीं रोका गया तो कल कोई और सौदा, कोई और रियायत, और हिंदू समाज हमेशा के लिए अपराध बोध में डूबा रहेगा। उधर गांधी ने दिल्ली में हिंदू मुस्लिम शांति के लिए फिर उपवास शुरू कर दिया। जब दंगे थमे, जब नेता झुके, जब अखबारों ने फिर लिखा, एक बूढ़े आदमी की नैतिक ताकत ने देश की राजनीति को घुटनों पर ला दिया, तब नाथूराम के लिए यह लगभग असहनीय हो गया। उसे लगा, अब या तो यह आदमी जीतेगा या फिर मैं, दोनों के लिए जगह नहीं बची। यहीं से उसके भीतर की घड़ी तेज हो गई। अब नहीं तो कभी नहीं। वह तीसरे दशक में प्रवेश कर चुका था। उसकी अपनी तय की हुई सीमा, 30 साल से पहले एक बड़ा काम, अब उसके सामने लगभग पिस्तौल की नली की तरह खड़ी थी।
हर दिन उसे लगता, तू या तो अपनी कहानी खुद लिखेगा या फिर इतिहास तुझे बस एक फुटनोट में चला था पर कर न सका वाले समूह में रख देगा। इन दिनों में उसने अपने आप को बाहरी तौर पर और भी साधारण दिखाने की कोशिश की। दिल्ली में वह किराए के छोटे से कमरे में ठहरा, जहां कुछ किताबें, थोड़े कपड़े और कुछ कागजों के अलावा कुछ नहीं था। वह जानबूझकर भीड़ में घुलने मिलने लगा। बसों में सफर, सस्ती होटलों के खाने, सड़क किनारे चाय की दुकानों पर लोगों की बातें सुनना। किसी को यह अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि यह चुप सा दिखने वाला आदमी अपने दिमाग में पूरे देश के इतिहास का रुख बदलने की योजना लिए घूम रहा है। एक शाम जब वह और आप्टे प्रार्थना सभा के रास्तों को देखने गए तो अचानक आप्टे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर वक्त आया और तू झिझक गया तो समझ ले, आगे का काम मैं संभाल लूंगा। इतिहास किसी का इंतजार हार नहीं करता। वाक्य सादा था पर भीतर से चुभन भरा हुआ। नाथूराम ने तुरंत कुछ नहीं कहा पर उसकी मुट्ठियां अनजाने में भींच गईं। उसे लगा, यह सिर्फ दोस्त नहीं, मेरे अपने ही खेमे का प्रतिद्वंद्वी भी है। अगर मैं पीछे हटा तो शायद वही वह काम कर देगा और फिर लोग कहें गे, जो बोलता बहुत था वो पीछे हट गया और जिसने चुपचाप काम किया इतिहास में वही दर्ज हो गया। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। एक ही सवाल बार बार दिमाग में घूमता रहा, अगर मैं भी पीछे हट गया तो बचपन से जो अपमान झेला, जो खुद को साबित करने की आग जलाई, जो खुद को हमेशा दूसरों से कमतर समझा जाने का दर्द ढोया, क्या वह सब यूं ही बेकार चला जाएगा? यहीं उसने अपने भीतर एक अंतिम निर्णय ले लिया। अगर मौका आया तो ट्रिगर मैं दबाऊंगा, न मैं भागूंगा न इनकार करूंगा। जो होगा यहीं इसी धरती पर इसी शरीर के साथ झेलूंगा। 30 जनवरी 1948 की सुबह दिल्ली में सामान्य थी, पर नाथूराम के लिए हर आवाज, हर कदम, हर घड़ी की टिक टिक असामान्य हो चुकी थी। वह उठा, नहाया, साफ कपड़े पहने, हल्की रंग की पैंट, कोट और भीतर छुपी हुई वो चीज जिसने उसे अंदर से पी घला रखा था, पिस्तौल। वह शीशे के सामने खड़ा होकर कुछ पल तक खुद को देखता रहा। चेहरा लगभग शांत था पर आंखों के भीतर एक अजीब सी चमक थी। डर और निश्चय दोनों एक दूसरे में उलझे हुए। उसे पता था अगर आज वो कदम उठ गया तो उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, पहले और बाद में, और संभव है बाद का हिस्सा बहुत लंबा ही न हो। यह भी संभव था कि वह तुरंत ही भीड़ के हाथों मारा जाए, या पुलिस की गोली लगे, या फिर लंबे मुकदमे के बाद फांसी दे दी जाए। लेकिन उसने इन सारे दृश्यों को पहले ही कई बार अपने दिमाग में देख लिया था, जैसे कोई थिएटर का कलाकार बार बार रिहर्सल में अपना अंतिम दृश्य दोहराता है। दोपहर तक वह अपने साथियों से मिला, कुछ संक्षिप्त बातचीत हुई, कोई ज्यादा शब्द नहीं, सिर्फ छोटी छोटी नजरें जिनमें बहुत कुछ छुपा था। तैयार हो? डर तो नहीं अगर सब गड़बड़ हो गया तो? एंड पर जुबान से इतना भी नहीं कहा गया, मानो सबने तय कर लिया हो कि आज शब्दों की नहीं कदमों की बारी है। शाम की प्रार्थना सभा का समय नज़दीक आने लगा। बिरला हाउस का मैदान, जहां गांधी रोज शाम को खुले में प्रार्थना के लिए आते थे, आज भी वैसा ही तैयार था। हल्के हल्के चलत ये लोग, कुछ आगे बढ़कर उनके दर्शन की प्रतीक्षा, कुछ पीछे खड़े होकर बस दृश्य देखने वाले। नाथूराम वहां पहुंचा तो भीड़ अभी जमा हो रही थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहाँ से गांधी आएंगे, कौन सा रास्ता है, कहाँ पर भीड़ थोड़ी पतली है। वह ऐसी जगह खड़ा हुआ जहां से वह आग बढ़ भी सके और जरूरत पड़ने पर थोड़ी देर के लिए भीड़ में खो भी सके। उसके भीतर अब भी 2 आवाजें लड़ रही थीं। एक कहती, अभी भी समय है, लौट जा, कह दे कि यह सब पागलपन था, इतिहास जैसे चलता है वैसे चलने दे। दूसरी कहती, यही वो क्षण है जिसके लिए तूने सालों अपने भी तर आग पाली है, अगर अभी पीछे हटा तो फिर खुद की नजर से कभी नजर मिला नहीं पाएगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। घड़ी की सुइयां उसके दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बनाती लग रही थीं, और फिर भीड़ में हलचल हुई। लोगों ने आगे की तरफ खिंचाव महसूस किया। कोई बोला, गांधी जी आ गए। सफेद धोती, कंधे पर शाल, दोनों तरफ सहारा देकर उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा था। छोटे कदम कदम पर रुकते हुए पांव, कभी हाथ
जोड़कर किसी को नमस्ते, कभी हल्की मुस्कान। इस बूढ़े झुके हुए शरीर में नाथूराम को उस प्रतिद्वंद्वी की पूरी छाया दिखाई दे रही थी जिसके खिलाफ वह अपने भीतर इतनी लंबी दौड़ दौड़ चुका था। वह भीड़ चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिमाग दहशत और फोकस के बीच झूल रहा था। पिस्तौल की ठंडी धातु उसकी देह के साथ लगी हुई थी, मानो उसे बार बार याद दिला रही हो, या तो आज या फिर कभी नहीं। जब वह बिल्कुल नजदीक पहुंचा तो दोनों के बीच की दूरी कुछ ही कदमों की रह गई। इतिहास की किताबों में दर्ज वह क्षण अब उसके सामने वास्तविक कथा बनकर खड़ा था। उसने आगे बढ़कर झुकते हुए गांधी से लगभग मिलने वाली दूरी बना ली। किसी ने उसे रोका नहीं। वह न तो शकी लगा, न संदिग्ध, बस एक और चेहरा जो अपने महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम करने आया है। और फिर वह पल आया जिसके बारे में उसने अनगिनत बार कल्पना की थी, पर वास्तविकता में जो इतना तेज था कि शायद उसे खुद भी ठीक ठीक शब्दों में याद न रहा हो। उसने हाथ बढ़ाया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने नमस्ते किया, कुछ कहते हैं कि उसने हल्के से गांधी जी कहा, और अगले ही क्षण उसने पिस्तौल निकाल ली। 3 गोलियां लगातार, लगभग बिना किसी रुकावट के। भीड़ ने पहले इसे पटाखों की आवाज समझा, फिर अचानक चीखें भड़क उठीं। गांधी का शरीर पीछे की तरफ झुका, उनके होठों से ने कले शब्द हे राम इतिहास में दर्ज हो गए, और जमीन पर गिरते ही हजारों की भीड़ का शोर एक बूढ़े शरीर की धीमी गिरावट के सामने अजीब सा छोटा लगने लगा। कुछ सेकंड के भीतर वह शांत चेहरा जो अभी तक पूरे राष्ट्र को शांति का पाठ पढ़ा रहा था, खून से भीग गया। लोग दौड़े, कुछ संभालने के लिए, कुछ हमलावर को पकड़ने के लिए, कुछ बस चीखने के लिए। नाथूराम ने भागने की कोशिश नहीं की। यह भी एक तयशुदा निर्णय था। उसे मालूम था अगर वह भागेगा तो शायद भीड़ उसे वहीं मार डालेगी, या पुलिस उसे गोली मार देगी, और फिर उसकी पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। वह वहीं खड़ा रहा। पिस्तौल उसके हाथ से छीन ली गई। लोगों ने उसे पकड़ा, धक्का दिया, किसी ने उसके मुंह पर घूंसा मारा, किसी ने गालियां दी, पर उसके चेहरे पर जो भाव थे वे और भी विचित्र थे। न चीख, न माफी, न घबराहट, एक अजीब सी कठोर शांति, जैसे किसी ने उस क्षण के लिए अपने अंदर के सारे डर को पहले ही खत्म कर दिया हो। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंची, उसे भीड़ से अलग किया गया, हथकड़ियां लगीं, और वह उस कार की तरफ ले जाया जाने लगा जो उसे पहले थाने, फिर जेल और अंत में अदालत के कटघरे तक ले जाने वाली थी। कार का दरवाजा बंद होते ही बाहर की चीखें कुछ धुंधली हो गईं। अंदर एक छोटा सा स्पेस जिसमें नाथूराम, कुछ पुलिसवाले और एक घनी भारी चुप्पी थी। उसने बाहर आंख हिरी, नजर डाली उस मैदान की तरफ जहां कुछ ही देर पहले उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी गिरा था। उसे नहीं मालूम था कि अब से उसकी जिंदगी के हर दिन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। किसने उससे क्या पूछा, उसने क्या जवाब दिया, किस वक्त उसने क्या खाया, किस रात वह सो न सका। वह सिर्फ इतना जानता था कि ऊपर आसमान वहीं था, पर अब उसके नीचे खड़े लोग उसे कभी भी साधारण कार्यकर्ता नहीं मानेंगे। उसके लिए उस दिन की घड़ी रू का नहीं गई थी, बल्कि एक नई घड़ी शुरू हुई थी। अदालत की सुनवाई, पूछताछ, जांच और आने वाला फैसला। बिरला हाउस के उस मैदान में खून से भी गी मिट्टी अभी सूखी भी नहीं थी कि दिल्ली की हवा में सवाल तैरने लगे। यह किसने किया, क्यों किया, क्या वह अकेला था या उसके पीछे पूरा जाल है? और इन्हीं सवालों के बीच नाथूराम गोडसे उस दुनिया की तरफ ले जाया जा रहा था जहां बंद दरवाजों के पीछे कदमों की आहटों के साथ उसके हर शब्द को, उसके हर तर्क को, उसके पूरे जीवन की कहानी को टुकड़ा टुकड़ा काटकर परखा जाने वाला था। एक बार नहीं, बार बार, कभी कभी। किसी आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा काम वो होता है जिसे करके उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है, पर असली भयावहता तब शुरू होती है जब गोली चलने के बाद जिस आदमी को तुमने मार गिराया वो शरीर से नहीं, याद से जिंदा रह जाता है। और जिस दिन तुमने खुद को इतिहास में दर्ज
कर लिया, उसी दिन से तुम्हारा अपना हर सांस, हर मिनट फांसी की रस्सी तक की उलटी गिनती बन जाता है। नाथूराम गोडसे के लिए 30 जनवरी 1948 की शाम सिर्फ ट्रिगर दबाने की नहीं थी, एक ऐसी घड़ी थी जिसने उसकी सारी जिंदगी को 2 टुकड़ों में बांट दिया, गोलियों से पहले और हथकड़ यों के बाद। कार का दरवाजा बंद हुआ, बाहर की भीड़ की चीखें कांच के पार धुंधली पड़ गईं और भीतर पीतल की हथकड़ियों से टकराती छोटी सी आवाज उसे यह याद दिला रही थी कि अब उसकी दुनिया कुछ इंच की जंजीरों में सिमट जाएगी। थाने के कमरे में तेज रोशनी थी, टेबल पर बिखरे कागज, दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां उन सब की तरह घबराई नहीं थीं। वे बिल्कुल सामान्य गति से चल रही थीं, जैसे उन्हें कोई परवाह ही न हो कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल अभी अभी किसी एक आदमी के हाथ से निकली 3 गोलियों ने पैदा कर दिया है। सामने बैठे अफसरों को किस तरह के चेहरे की उम्मीद थी? शायद किसी पागल, चीखने वाले या किसी साजिशी, डर से कांपते आदमी की। लेकिन उनके सामने बैठा नाथूराम उतना ही साधारण दिखता था जितना कोई क्लर्क, कोई मास्टर, कोई छोटा पत्रकार। उन्होंने सवाल शुरू किए, नाम? कहाँ से आए? किस संगठन से जुड़े हो? तुम्हारे साथ और कौन था? और नाथूराम ने हैरान करने वाली शांत आवाज में साफ शब्दों में कहा कि गोली उसी ने चलाई, कि यह कोई अचानक का फैसला नहीं था, यह उसका भीतर कई साल से उठ रही एक सोची समझी योजना का नतीजा था। पर जिस क्षण उसने यह स्वीकार किया, उसी क्षण एक नया खेल शुरू हो गया, समय के खिलाफ और अपने ही दल के भीतर प्रतिद्वंद्विता के एक नए दौर के साथ। क्योंकि जितना जल्दी वह साफ साफ बोल सकता था, उतनी ही जल्दी पुलिस उसके साथियों तक पहुंच सकती थी, आपटे तक, गोपाल तक, उन सब तक जिनके साथ उसने गुप्त कमरों, रात की बैठकों और अखबारों की कतरनों के बीच यह कहानी बुनी थी। वहीं से पहला ट्विस्ट शुरू हुआ। नाथूराम के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह खुद को अकेला हत्यारा घोषित करे, कि सबको बचाने की कोशिश करे, या फिर पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाने दे ताकि उसका तर्क भी पूरी तरह दर्ज हो सके। उसके भीतर बैठा लिखने वाला आदमी चाहता था कि पूरी कहानी सामने आए, क्यों, कैसे, किसके साथ और किन विचारों से प्रेरित होकर। पर उसके भीतर बैठा वो छोटा सा घर परिवार वाला आदमी, जिसकी माँ, पिता, भाई, बहन दूर कहीं अपने दरवाजे पर लोगों की घूरती नजरों का सामना करने वाले थे, वो चाहता था कि कम से कम कुछ नाम अंधेरे में ही रह जाएं। पूछताछ चलती रही, घंटों, फिर दिनों, कभी तेज आवाज, कभी धमकी, कभी भावनात्मक सवाल, तुझ में इंसानियत नहीं बची थी? तुझे इस बूढ़े आदमी पर गोली चलाने में जरा भी दया नहीं आई? नाथूराम के जवाब एक अजीब सी ठंडक लिए हुए थे। वह खुद को हत्यारा नहीं, कर्तव्य निभाने वाला कहने की कोशिश करता। देश, धर्म, इतिहास, इन सब बड़े शब्दों की ढाल के पीछे अपने व्यक्तिगत फैसले को छुपाने की कोशिश करता। पर हर जवाब के साथ एक और घड़ी तेज चलने लगी, सरक, आर की घड़ी। उन्हें दिल्ली के दंगों की आग भी थामनी थी, गुस्से से भरी सड़कों को भी संभालना था, और साथ ही यह साबित करना था कि नए आजा भारत में हिंसा का जवाब कानून से दिया जाएगा, बदले की भीड़ से नहीं। कुछ ही हफ्तों में जांच की दिशा साफ होने लगी। नाथूराम अकेला नहीं था, पिस्तौल अकेले आसमान से नहीं गिरी थी। पीछे एक नेटवर्क था, मुलाकातें थीं, सफरों के टिकट थे, बंद कमरों में की गई चर्चाएं थीं, और संगठन थे जो सीधे सीधे जिम्मेदारी से इनकार करते हुए भी उसके भीतर के विचारों को कई साल से खाद पानी दे रहे थे। दिल्ली से फाइलें चलीं, फैसले हुए, और अंततः नाथूराम गोडसे और उसके साथियों पर औपचारिक मुकदमा दर्ज हो गया। मंच चुना गया, लाल किला। कभी अंग्रेजों ने इसी कगिले को विद्रोहियों के मुकदमों का थिएटर बनाया था, अब वही लाल दीवारें नए भारत के सबसे विवादित मुकदमे का मूक गवाह बनने जा रही थीं। अदालत का दरवाजा खुलता, अंदर लकड़ी की बेंचें, जज का ऊंचा आसन, वकीलों की काली कोट, और जैसे ही आरोपी अंदर लाए जाते, हर आंख सबसे पहले
नाथूराम को खोजती। उसके साथ नारायण आप्टे भी था, वही दोस्त, वही साथी, और अब एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा में खड़ा साझा प्रतिवादी। किसी को देखे बिना वे दोनों अपनी जगहों पर बैठ जाते, पर अंदर ही अंदर दोनों जानते थे कि इतिहास अब अदालत की इस लकड़ी पर नहीं, उनके होंठों पर बैठे हर शब्द से लिखा जाएगा। प्रोसिक्यूशन की तरफ से नाथूराम को सिर्फ हत्या का अपराधी दिखाना जरूरी था, एक अपराध, एक साजिश, एक सज्जा। पर नाथूराम खुद को उससे कहीं ज्यादा दिखाना चाहता था, एक विचारधारा वाला आदमी, एक तर्क देने वाला अभियुक्त जो अपने अपराध को भी एक राजनीतिक बयान में बदल दे। यहीं से मुकदमे का दूसरा एक्ट शुरू होता है, कानून बनाम कथा। दिनों तक गवाह पेश होते, कागजों की गड्डियां खुलती, सबूत दिखाए जाते, ट्रेन की टिकटें, पत्र, मुलाकातों की तारीखें, पिस्तौल की खरीदारी का सिलसिला, एक एक कर नाम उघड़त। गोपाल घोड़से, मदन लाल पाहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बड़गे, हर कोई अपनी अपनी तरह से इस कहानी का हिस्सा साबित होता। पर सबकी नजरें उस दिन पर टिकी थीं जिस दिन नाथूराम को अदालत में बोलने की इजाजत मिली। तुमने यह किया क्यों? भारत के नए संविधान का मसौदा अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था, और इसी बीच लाल किले की एक अदालत में एक आदमी जिसने देश के राष्ट्रपिता को गोली मारी थी, खड़ा होकर बता रहा था कि वह अपने को गुनहगार नहीं, एक जरूरी सुधारक मानता है। उसने अपने बचपन, मुस्लिम लीग के खिलाफ गुस्से, दंगों, बंटवारे, पाकिस्तान को पैसे देने के फैसले और गांधी के उपवासों को एक लड़ी में पिरोकर अपने अपराध के लिए एक लंबा तर्क खड़ा किया। उसकी आवाज अदालत में गूंज रही थी। जज चुप था, कानून की किताबें चुप थीं, और कमरा भरा हुआ था ऐसे लोगों से जिनमें से कुछ उसकी बातों से बेहद नाराज थे, तो कुछ यह देखकर चौंक रहे थे कि इतने शांत अंदाज में कोई आदमी इतना बड़ा कत्ल करके भी अपने को जिम्मेदार नागरिक की तरह पेश करने की कोशिश कर सकता है। तर्क सुने गए, नोट किए गए, फाइलों में दर्ज हुए, लेकिन अदालत का सवाल साफ था, किया क्या है? गोली चलाई या नहीं? इंसान मरा या नहीं? कानून की नज़र में किसी भी सफाई से ज्यादा अहम यही 2-3 तथ्य थे। मुकदमे के दौरान आप्टे और नाथूराम के बीच एक और अदृश्य दौड़ चल रही थी। कौन ज्यादा अडिग दिखता है, कौन कमजोरी नहीं दिखाएगा, कौन माफी की बात नहीं करेगा। जब कभी परिवार के लोग जेल में मिलने आते तो उनके चेहरों में आंसू और गुस्सा दोनों होते। माएं पूछतीं, क्या जरूरत थी? भाई कहते, कम से कम जान तो बचाने की कोशिश करो। लेकिन नाथूराम और आप्टे दोनों लगभग एक स्वर में कहते, हम दया याचिका नहीं देंगे। हमने जो किया उसके लिए हम तैयार थे, और अब जो सजा होगी वह भी स्वीकार है। यह सिर्फ साहस नहीं था, कहीं न कहीं अपने ही बनाए हुए मिथक को टूटने से बचाने की कोशिश भी थी। अगर वे जान की भीख मांगते तो उनकी अपनी नज़र में भी उनकी कहानी अधूरी नहीं, कमजोर बन जाती। दमा महीनों चला, देश की राजनीति आगे बढ़ती रही, संविधान सभा बैठती, नए कानून बनते, नेहरू का भाषण, पटेल के फैसले, पर लाल किले की एक अदालत में समय जैसे धीमा पड़ गया था। हर तारीख के बीच उतनी ही लंबी रातें थीं जितनी लंबी नाथूराम की सोच में चलती बहसें। और फिर उस दिन की सुबह आई जब उन्हें अदालत में आखिरी बार लाया गया फैसला सुनने के लिए। कमरे में भारी सन्नाटा था। जज ने एक एक नाम लिया, एक एक अपराध गिनाया, और अंत में नाथूराम विनायक घोड़से और नारायण आप्टे के लिए स्पष्ट शब्दों में कहा, फांसी की सजा। वाक्य छोटा था, पर उसका पीछे एक पूरा भविष्य था जो अचानक सीमित हो गया। कुछ महीनों, फिर कुछ हफ्तों, और आखिर में कुछ दिनों में बंटकर रह जाने वाला भविष्य। यहाँ से कहानी तीसरे और अंतिम एक्ट में प्रवेश करती है, उलटी गिनती का समय। ये वह दौर था जब बाहर देश गांधी की हत्यारे के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहा था, और अंदर जेल की दीवारों के बीच एक आदमी दिनों को नहीं, घंटों को गिनने लगा था। जेल की कोठरी छोटी थी, दीवारों पर नमी के धब्बे, एक कोने में पतली सी खाट, एक ओर टंगे कुछ कपड़े, और एक कोने में कुछ किताबें और कागज, जहां वह कभी-कभी अपने विचारों को फिर से शब्दों में उतारने की कोशिश करता। उसे मालूम था कि अब उसकी हर पंक्ति किसी न किसी फाइल में जाएगी, कहीं न कहीं प्रतिबंधित होगी, कहीं
किसी गुप्त अलमारी में बंद रहेगी और शायद कई साल बाद फिर बाहर निकलेगी, जैसे किसी भूली हुई चिंगारी को दोबारा हवा मिल गई हो। जेल में आपटे और वह कभी कभार साथ साथ टहलते, जंजीरों की हल्की हल्की खनक के बीच छोटी छोटी बातें करते। किस किताब ने असर डाला, किस नेता से निराश हुए, किस मजहबी नारे से गुस्सा आया। पर इन बातों के पीछे एक और अनकहा सवाल चलता, जब इतिहास लिखा जाएगा, क्या लोग घोड़से और आपटे कहेंगे या सिर्फ गोडसे? नाथूराम के भीतर बैठा वही पुराना प्रतिद्वंद्वी फिर जाग उठता, वो जो बचपन से खुद को साबित करने की कोशिश करता आया था। अब मुकाबला किस नेता, किसी संगठन या गांधी से भी नहीं था। अब मुकाबला अपने ही साथी से था। कौन ज्यादा याद रखा जाएगा? इस बीच देश के बड़े नेताओं के सामने और सवाल खड़े होने लगे। क्या फांसी दी जाए या अहिंसा के नाम पर जीवन भर की कज़ैद? क्या गांधी जैसे आदमी के हत्यारे को फांसी देना उनके ही आदर्शों से विरोधाभास नहीं पैदा करेगा? बहसें हुईं, चर्चाएं चलीं। किसी ने कहा, दया दिखाने का अर्थ कमजोरी नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा, अगर सज्जा कम की गई तो यह संदेश जाएगा कि इस नए देश में किसी भी राष्ट्रनायक को गोली मारकर भी तुम अपनी जान बचा सकते हो। आखिरकार सरकार ने दया याचिका खारिज कर दी। तारीख तय हो गई, 15 नवंबर 1939। अब घड़ी की टिक टिक और भी साफ सुनाई देने लगी। हर सुबह एक दिन कम हो जाता, हर रात आने वाली सुबह के डर को थोड़ा और भारी कर देती। आखिरी हफ्ते में परिवार से मिलने की इजाजत दी गई। भाई आए, कुछ पुरानी बातों का जिक्र हुआ, बचपन के दिन, घर की याद, माँ की तबीयत। कुछ कड़वी बातें भी हुईं। अगर तुझे इतना ही बड़ा काम करना था तो हमें क्यों नहीं बताया? क्या तेरे पास किसी और रास्ते की कल्पना ही नहीं थी? नाथूराम ने जितनी शांति से हो सका उतनी शांति से जवाब दिए। वही तर्क, वही इतिहास की व्याख्या, वही राजनीति की शिकायतें। पर इन सब के बीच कहीं न कहीं एक ऐसी खामोशी भी थी जो किसी भी तर्क से भर नहीं सकती। वो खामोशी जो घर लौटने की किसी भी संभावना के खत्म हो जाने के बाद आदमी की आंखों में बस जाती है। फांसी से ठीक पहले वाली रात जेल में अतिरिक्त पहरा था। कोठरी के बाहर पहरेदार, अंदर अकेला कैदी, और बीच में वो समय जो न पूरी तरह बीतता है न पूरी तरह रुकता है। कहते हैं उसने कुछ देर पुस्तकें देखीं, कुछ लिखने की कोशिश की, फिर बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा, जैसे वह खुद अपने जीवन की रिवाइंड चलाकर देख रहा हो। सुबह से पहले का अंधेरा सबसे घना होता है। उसी घने अंधेरे में जेल के भीतर एक और तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। रस्सी जांची जा रही थी, फांसी घर साफ किया जा रहा था। घड़ी की सुइयां मिनटों से नहीं, जैसे सीधे सीधे पूरा जीवन नाप रही थीं। उसे कोठरी से बाहर निकाला गया। हथकड़ियां लगीं, कदमों में बेड़ियां, दोनों तरफ सिपाही। चलते वक्त शायद उसने एक आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, वही आसमान जिसके नीचे कभी उसे लगा था कि वह इतिहास को अपनी तरफ मोड़ देगा। फांसी घर के भीतर काली टोकरी, लकड़ी का तख्ता और नीचे खुला वो गड्ढा जो आखिरी कदम के बाद सब कुछ निगल लेने वाला था। जेलर ने औपचारिक सवाल किए, कोई आखिरी इच्छा? दे कोई संदेश? फिर कुछ रिपोर्टों में लिखा गया कि उसने अपनी आखिरी पंक्तियों में अखंड भारत का नारा दिया। कुछ में कहा गया कि वह मौन रहा, सिर्फ अपने भीतर जो सही समझता था उसी पर स्थिर रहने की कोशिश की। रस्सी गले में डाली गई, काली टोकरी चेहरे पर आई, एक छोटा सा संकेत, एक लीवर खिंचा और अगले ही पल एक शरीर जिसने गांधी को गिराने के लिए ट्रिगर दबाया था, खुद लकड़ी के तख्त से नीचे गिर गया। उस क्षण नाथूराम गोडस एक ही जिंदा कहानी समाप्त हो गई। लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ वह कहीं ज्यादा उलझा हुआ, कहीं ज्यादा लंबा और कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसकी याद की कहानी। उसका शव चुपचाप, बड़ी गोपनीयता के साथ परिवार को नहीं, सीधे नियत तरीके से सरकारी व्यवस्था में निपटाया गया। न कोई सार्वजनिक शोक, न कोई जुलूस, न कोई आखिरी दर्शन। बाहर देश में लोगों ने राहत की सांस ली। गांधी के हत्यारे को उसकी सजा मिल गई। अखबारों ने छोटे छोटे कॉलम में यह खबर छाप दी। राजनेताओं ने शांति, कानून और लोकतंत्र की बात की, और धीरे धीरे देश की रोजमर्रा की जिंदगी आगे बढ़ने लगी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गोडसे की मौत के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ। वो अध्याय जो जेल की दीवारों के
बाहर लिखा जाना था, लोगों के दिमाग में, राजनीतिक दलों की रणनीतियों में और इतिहास की किताबों के छोटे छोटे फुटनोट्स में। सरकार ने उसका बयान, उसकी लिखावट, उसके भाषण की प्रतियों पर कड़ी नज़र रखी। कई हिस्से प्रतिबंधित कर दिए गए। कई किताबें जब जब छपने की कोशिश करतीं, तब तब विवाद उठता। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोर्ट, जनता, सबका अपना अपना पक्ष। कई सालों तक भारत के साधारण नागरिक के लिए नाथूराम गोडसे बस एक नाम था, गांधी का हत्यारा। इतना ही, न ज्यादा न कम। स्कूल की किताबों में एक छोटा सा पैराग्राफ जिसमें लिखा जाता, 30 जनवरी 1948, प्रार्थना सभा, 3 गोलियां, हत्या, गिरफ्तारी, मुकदमा, फांसी। इतिहास ने गांधी की तस्वीर को हर सरकारी दफ्तर की दीवार पर टांग दिया और गोडसे के नाम को किसी अंधेरे कोने में धकेल दिया। लेकिन हर छाया की तरह यह छाया भी पूरी तरह गायब नहीं हुई। कुछ दशक बाद जब देश में नई राजनीतिक धाराएं उठने लगीं, कुछ संगठनों ने गोडसे के बयान को फिर से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने उसे एक देशभक्त की तरह पेश करने की कोशिश की, जिसने उनके अनुसार कठोर लेकिन जरूरी कदम उठाया था। जहां एक तरफ कानून, सरकार और आम नागरिकों की बड़ी संख्या या उसके नाम को घृणा और शर्म के साथ देखती थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ छोटे समूह उसके लिए मंदिर बनाने की बात करते, उसकी तस्वीर पर फूल चढ़ाने की कोशिश करते, उसकी बरसी पर शोक की नहीं, गौरव की भाषा बोलते। जब जब ऐसा हुआ, देश में एक और तरह की आग भड़की। प्रदर्शन, विरोध, मामले अदालत तक पहुंचे। किसी ने कहा, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है। किसी ने कहा, यह राष्ट्रीय अपमान है। गोडसे का नाम समय के साथ एक व्यक्ति से ज्यादा एक प्रतीक बनता गया। किसी के लिए पागलपन का, किसी के लिए उग्र राष्ट्रवाद का, किसी के लिए घृणा की राजनीति का और किसी के लिए एक विचलित इतिहास का, जहां कुछ लोग हत्या को भी सिद्धांत से ढकने की कोशिश करते हैं। उसका परिवार कई साल तक अपने द्वार पर दोहरी नजरों का सामना करता रहा। कुछ लोग छुपकर समर्थन जताने आते, कुछ लोग जाहिरा नफरत दिखाकर निकल जाते। छोटे छोटे शहरों में उसका उपनाम फुसफुसाहट बन गया। जोर से बोलने पर जैसे कोई अपराध हो जाए। इधर राजनीति में हर दशक के साथ गोडसे का नाम कभी कभी बहस का हथियार भी बनता। कोई किसी पर आरोप लगाता कि ये गोडसे की विचारधारा वाला है, तो दूसरा खुद को गांधीवादी साबित करने में जुट जाता। 2 नाम, 2 छवियां, 2 बिल्कुल अलग रास्ते, लेकिन एक ही देश के भीतर लगातार टकराते हुए। और आज तक जब कोई बच्चा कक्षा में बैठकर पहली बार पढ़ता है कि गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने की, तो उसका पहला सवाल होता है, क्यों? यही क्यों इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि यही सवाल किसी को अहिंसा की ताकत समझाने का जरिया भी बन सकता है और किसी के हाथ में घृणा की नई चिंगारी भी दे सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कहानी कौन सुना रहा है, किस लहजे में, किस मकसद से। नाथूराम गोडसे शरीर से 15 नवंबर 1939 की सुबह एक छोटे से फांसी घर में खत्म हो गया, लेकिन उसके नाम के साथ जुड़ा प्रतिद्वंद्विता का भाव अब भी खत्म नहीं हुआ। अब वह जीते जागते इंसानों से नहीं, 2 विचारों से टक्कर लेता है। एक तरफ वो विचार जो कहते हैं कि मतभेद के बावजूद हत्या कभी जवाब नहीं, और दूसरी तरफ वो धाराएं जो हर चोट का जवाब और बड़ी चोट से देने का घोषणा पत्र पढ़ती हैं। गांधी और गोडसे, 2 नाम, 2 जीवन, 2 मौतें, 2 कहानियां। एक की तस्वीर नोटों पर छपती है, दूसरे की तस्वीर कई जगहों पर फाड़ दी जाती है, कहीं कहीं छुपाकर सजाई भी जाती है। पर सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिस आदमी ने गांधी के प्रभाव को खत्म करने के लिए उन पर गोली चलाई, उसी गोली ने गांधी को इतिहास में और भी गहरा स्थायी बना दिया और गोडसे को हमेशा के लिए उसी नाम के साए में बांध दिया। कहानी यहीं रुकती नहीं, बस धीमी हो जाती है, क्योंकि जब भी किसी मोड़ पर देश में हिंसा, धर्म और राजनीति का कोई नया तूफान उठता है, तब कहीं न कहीं इन दोनों के नाम फिर से हवा में तैरने लगते हैं। महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे, एक जिसने गोली खाई और दूसरा जिसने गोली चलाई, और इनके बीच फंस
आ हुआ एक पूरा देश जो अब भी यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि आने वाली पीढ़ियों को किसकी कहानी किस तरह सुनाई जाए, किसे उदाहरण बनाकर किसे चेतावनी बनाकर। इतिहास ने घोड़से को किसी पदक, किसी माला, किसी सरकारी इमारत के नाम के रूप में नहीं दिया, उसने उसे एक सवाल की तरह छोड़ दिया है कि जब भी किसी समाज में बातचीत की जगह गोलियां लेती हैं, तब हार सिर्फ एक आदमी की नहीं होती, पूरा समाज थोड़ा थोड़ा मरण लगता है। और शायद यही वह अंतिम वाक्य है जिसमें नाथूराम गोडसे की पूरी जिंदगी और उसके बाद की पूरी विरासत एक साथ सिमट जाती है। एक ऐसी चेतावनी जिसे सुनना कई लोग पसंद नहीं करते, पर जिसे नजरअंदाज करना किसी भी दौर में खतरनाक साबित हो सकता है।